सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और सहेलियों को, सखाओं को मंजरी वर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। कैसी हैं रेणु जी? मस्त। बिल्कुल अब बढ़िया। हाँ, बिल्कुल। और क्या, जब भी हम अपने साथियों से मिलता तो आ ही जाता है और एक नई ऊर्जा भर जाती है मन में ना। जी। और फिर आज तो जैसे कि बुधवार है, हम धारावाहिक लेकर आते हैं और भी चीजें हैं हमारे साथ में, है ना, बिल्कुल। जिसके बारे में हम अपने साथियों से बातचीत करेंगे और जानकारी देंगे क्योंकि 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का है, तो उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। और इसके पहले हम बात और एक और भी करेंगे कि पुरानी चीजों की भी हम याद करते रहते हैं, बिल्कुल। जैसे सिल और कुंडी। तो भाई किसने किसने इस्तेमाल किया है और कैसे कैसे आप लोग, ये बारे में तो बताइए। हम तो बाकी बताएंगे कि इसका बिल्कुल। क्या महत्व है जी, ना। जी। और आज वीरांगना के हम मारेंगे, वीरांगना सुजा कंवर राजपुरोहित जी के बारे में बात करेंगे। और साथ में जो हमारा धारावाहिक है जयपुर उत्तर प्रदेश से सांसद अनुप्रिया पटेल की जो बातचीत है वो, उसके बारे में हम उनको सुनवाएंगे। जी हाँ, ये कार्यक्रम लेकर आ रही हैं शाइना एनसी जी। शाइना एनसी इनसे बातचीत करेंगी, सांसद अनुप्रिया पटेल। और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की जो बात है ना, जानकारी हम क्या देंगे मंजरी। देखो ऐसा है सबको ना पता कि भी है, लेकिन है हाँ ना? बिल्कुल, हमारी बहनें इन सारी चीजों का बहुत ख्याल रखती हैं कि कौन कौन से पोषक तत्व हैं। और नहीं भी मालूम, हमारे खाने की जो परंपरा है ना भोजन की, वो अगर हम पारंपरिक रूप से भोजन ग्रहण करते रहें तो बहुत मिल ही जाती हैं, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। फिर भी जागरूकता के लिए 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है। बिल्कुल, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और आहार और उससे जुड़े महत्वपूर्ण कार्य अपना जीवन को एक लंबी आयु दे सकते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर हम अच्छा खाते हैं, अच्छी तरह से गुजारते हैं तो हमारी आयु तो अच्छी होगी ही होगी। है आयु ना? तो भाई जितनी लंबी हो नहीं पता, जी। लेकिन जितनी भी रहेगी उतना रहती स्वस्थ है। रहेंगे। जी, उतने जी। में हम स्वस्थ रहेंगे, जी। यानी हम अपने हाथ पैर के बने रहेंगे। जी। और अमेरिका द्वारा वर्ष 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में पोषण की महत्ता और जागरूकता के उद्देश्य से खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा वर्ष 1982 में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत थी। और हर वर्ष अलग अलग थीम भी रखी जाती है, तो कभी हाँ, कोई जैसे थीम, कि कभी कोई बिल्कुल। रख दी जाती। तो जैसे कि एक बार की थीम रखी थी कि शुरुआत से ही अच्छा भोजन देना चाहिए, ये तो बहुत जरूरी भी बात। बिल्कुल। तो इस तरह ऐसे से ही पोषण जागरूकता, स्वस्थ राष्ट्र का समाधान, और ऐसे ही बहुत भी चीजें हैं, जैसे कि बनाओ खाओ और आनंद उठाओ प्रोजेक्ट, क्या है, डिनर टाइम। और 2000 ऐसे ही इष्टतम शिशु और युवा बाल आहार। तो जी। इस तरीके से ही भोजन के साथ हम किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, सही भोजन के साथ में। तो 2018 में थीम रखी, भोजन के साथ आगे बढ़े। बिल्कुल। तो इस तरीके से जब वैसे भी हम लोग बराबर सुनते आ रहे हैं कि पहला सुखी काया, यानी जीवन का अगर सबसे बड़ा सुख कोई है तो वो हमारा निरोगी रहना है, यानी कि रोग के हम रहें। बिल्कुल। और निरोगी रहने के लिए तो हमें अपने खान पान पोषण संबंधी हमें बातें ध्यान में रखती हैं। और हम ऐसा संतुलित आहार अगर तैयार करें जो हमारे घर में बनाते हैं, तो जो मौसम रूप हो, जैसे गर्मी का मौसम है तो उस हिसाब से हम खाएं, सर्दियों में अलग, बारिश में अलग। जी। और उसमें उन खानों में विटामिन है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। और इसी तरह से जिनमें अक्सर हम सुनते हैं जैसे कि पाचन, हमारी शक्ति कमजोर होती है, इसीलिए शायद हफ्ते में 1 दिन उपवास का भी रखा गया। तो ये भी ऐसा नहीं है, संतुलित आहार के साथ साथ इन सारी चीजों का भी बड़ा महत्व है। जी। और संतुलित आहार की अगर हम बात, तो खास तौर से हम चाहते हैं कि नवजात जो है वो अगर ऐसे ही शुरू से संतुलित आहार ग्रहण करता रहेगा, फिर है कि उसकी सब चीजें बहुत मजबूत होंगी, अंदर से मजबूत बिल्कुल। होगा। तो आप सब जानते हैं हमारे साथियों की, माँ का दूध सर्वोत्तम है, तो बच्चे को दें। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, 6 से 7 महीने, 9 में वीनिंग फूड यानी कि जो सप्लीमेंट आहार जी। हैं उनका भी प्रयोग करें। उनमें जो दलिया है, रस, फ्रूट जूस हैं, फलों के रस हैं, उन सब चीज़ का सेवन करें। मैश किया हुआ केला है, जी। फल है, जो दे सकते हैं चीज़ों को दें। और कोशिश करें कि डिब्बा बंद चीज़ें हैं उनका प्रयोग उनका ना ना दें। करें। और जो ये पदार्थ उनको खाने को दें, बच्चों की भी एक सीमित मात्रा और समय के अनुसार दें। बिल्कुल। कि 2 घंटे पे देना है तो उस हिसाब से दीजिए। और माँ, बच्चे के साथ साथ माँ को भी अच्छा भोजन करना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। क्योंकि जब बच्चा गर्भ में होता है उस समय माँ को पौष्टिक खाना खाना चाहिए, जिसका असर बच्चे पर सीधा पड़ता है। जी हाँ। तो उनका भी ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ हमें
जो हम खाना खाते हैं तो हमें अपने शारीरिक व्यायाम के ऊपर भी ध्यान देना है कि हम जितनी ऊर्जा ले अंदर उतनी हम ऊर्जा खर्च भी करें, जी तभी हाँ। हमारा शरीर संतुलन में काम कर सकेगा। बिल्कुल, यानी कि हम लें और उसके साथ उसको पचाने की भी पूरी क्षमता होनी चाहिए, जी। उसका भी ख्याल रखना चाहिए। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें बच्चों की बात की और नवजात शिशुओं की माताओं की बात की, तो शुरू से ही स्मार्ट तरीके से खाएं। यही सोचकर शायद इस बार का थीम रखा गया है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का हमारा इस बार का विषय है, यानी 2021 का। ने कहा कि सेमिनार और शिविरों के माध्यम से जानकारी दी जाए और जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम किए जाएं। बच्चे जन्म से ही एक अच्छे पोषण आहार को प्राप्त कर सकें और जाहिर है कि इसके लिए जरूरी है गायें भी सही मात्रा में सब पोषक तत्वों को अपने जी। भोज्य पदार्थ के माध्यम से ग्रहण करें, खाएं, जिससे बच्चे जो हैं वो स्वस्थ जन्म लें और उसके साथ साथ जब बड़े हो रहे हों, जिस समय उनका विकास हो रहा हो, कहते हैं ना कि इमारत बढ़ती, बन रही होती जी। है, क्योंकि उस समय कोशिकाएं बन रही होती हैं, तो बढ़ती उनकिन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, प्रोटीन की, तो अधिक से अधिक मात्रा में दालों का इस्तेमाल करें, तो इन सारी चीज़ों का ख्याल। बिल्कुल। और जो जब हम अच्छा भोजन नहीं कर पाते, जिन बच्चों को नहीं मिल पाता है, तो उनमें कुपोषण की समस्या हो जाए, तो इनको भी दूर करने के लिए यही चीज़ें हैं जो हम बता रहे हैं। आप संतुलित आहार दें, पौष्टिक आहार दें। बालिकाओं के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ध्यान देना चाहिए कि अगर बालिका हमारी स्वस्थ रहेंगी, बच्चे भी हैं, बालक बालिका दोनों की बात है, तो उन सबको घी, दूध, दही, फल, सब्जियां, अनाज, दलिया, सोया आदि दें। मांसाहारी बच्चे खा सकते हैं, अंडा वगैरह, तो वो बच्चों को वो दें, जी, बिल्कुल। जितना वो हजम कर सकें। सीमित मात्रा में बच्चे, क्योंकि रेणु जी होता है कि बच्चों की आंखों में भूख होती है, तो वो जल्दी जल्दी ज्यादा सा खाना चाहते हैं, तो वो भी उनके स्वास्थ्य देता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये माओ का फर्ज है कि वो उनको समझाएं कि आपको इतना 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 खाना है। जी। और आराम से खाना तो जरूरी है, लेकिन इस समय हम जो पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं, तो उम्र के हिसाब से हमें देखना होगा ना कि बच्चे हैं तो उनका विकास हो रहा है, जी। अभी कोशिकाएं बन रही हो, इनकी जरूरत होती है। इस समय वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब भी ले सकते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि वो इस समय खूब अन होते हैं, जी। शारीरिक श्रम करते हैं, खेलते हैं, तो जैसे तुमने पहले कहा ना कि हम उसको बर्न कर सके, जी। यानी उस को इस्तेमाल कर सकें, तो बच्चे हाँ। बड़े आराम से उसको उड़ा देते हैं। बिल्कुल। तो उन्हें खिलाया जा जी। सकता है, और इसके साथ साथ योग, ध्यान, व्यायाम, इन सब के माध्यम से जो भी हम चीजें ले रहे हैं, पोषण सही चय अपचय हो, यानी कि अच्छे से उसका डाइजेशन हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि इन सब चीज साथ में ध्यान रखें। और सबसे महत्वपूर्ण है खुश रहें, क्योंकि खुश रहकर हम बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। अक्सर हमने सुना है ना, ढेर सारे दोस्त आ गए या बहुत परिवार के लोग एकत्र हो गए, त्योहार है तो ज्यादा खा लिया, खुशी में हम उन सब चीजों को पचा लेते हैं। हाँ, ज्यादा खा लेते हैं तो पच जाता है, पच खुशी से। जाता है, सही बात है। तो ख्याल रखें। जी। और इसके साथ साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ रहना इसलिए क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क विकसित होता है और रहता है। बिल्कुल। और पोषण आहार जो है वो हमारे दैनिक जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं। नवजात शिशु एवं बाल आहार पर ध्यान देना चाहिए, जो हमने कहा भी है और बताया भी है, और जागरूक करने को सभी को कि एक स्वस्थ आहार बच्चों को दिया, जो भी बनाया जाए वो सादा हो और क्या कहते हैं कि स्वच्छ तरीके से बनाया जाए। बिल्कुल, और यानी कि उसकी सफाई का भी ख्याल का रखें, भी। कि पोषक तत्व होंगे, लेकिन अगर उसमें जरा भी प्रदूषण होगा, कहीं से कुछ भी गंदगी आ जाएगी, तो हम दूसरी बीमारी से ग्रसित हैं या बिल्कुल। बच्चे को कर देंगे। तो समग्र रूप से सब चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी और है। रेणु जी ये भी है कि जब हम कुछ भी बनाते हैं तो तुरंत आप उसको ढक कर जरूर रखें, कहीं भी हाँ। रखें, ढक कर रखें, तो नहीं तो कुछ भी कीटाणु उसमें बिल्कुल, प्रवेश वही कर गंदगी सकता की बात है, जी। सफाई की बात हो रही जी। है, और उसको ध्यान रखें। इसके साथ साथ ताज़ा भोजन करें, और जैसे हम बराबर बात करते हैं कि कच्ची कोई ना कोई चीज़ ज़रूर खाएं, सब्जी, फल, जो भी दिन में 1-2 उसका सेवन करें, क्योंकि उसका बहुत महत्व है। और सेब आदि जो चीज़ हम फल भी खाते हैं, एक बार में एक ही फल का सेवन करें, क्योंकि कुछ होते हैं जिसमें एसिड ज़्यादा होता है, किसी में अम्ल ज़्यादा होता है, किसी में मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो कभी-कभी विरोधी भी हो सकते हैं। बिल्कुल। जी। और साथ में रेणु जी फल जब खा ही रहे हैं, एकदम सामान्य रूम टेम्परेचर पे, हाँ, सामान्य तापमान के बिल्कुल। रखे हुए खाएं। फ्रिज में रखे हुए फल कभी नहीं खाएं, और कटे हुए कहते हैं बहुत देर के कटे हैं, तो आप बिल्कुल नहीं, जब खाना हो तभी आप काटें और खाएं। बिल्कुल, तो इन सब चीज़ों का आप करेंगे तो जाहिर है कि आप संतुलित मात्रा में सब चीज़ का सेवन करेंगे। और एक बहुत ज़रूरी बात ये है कि सारी चीज़ों का पोषण तो है, लेकिन जैसे तुमने बीच में कुपोषण की बात जी, कही, जी। तो कभी-कभी 2 तरीके से होता है। एक तो पोषण कम मिल और एक खराब पोषण मिल रहा होता है, तो उसकी गुणवत्ता भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख आप खुशी से भोजन ग्रहण करें और सब चीज़ खाएं, यानी दाल, चावल, रोटी, सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जी, और सब चीज़ का सेवन, खूब खुश रहें। तो खुश रहने के लिए हम लोग एक गीत सुनवा देते हैं थोड़ा। बिल्कुल सुनवा देते हैं। मोरा
बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं वैसे। अच्छा। पोषक तत्वों के बारे में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हाँ। हमने कहा ना पहले ही कि हमारे सब सजग हैं और ध्यान रखते हैं। अब ये बात अलग है कि थोड़ा बच्चे और हम लोग की भी जीभ भी कुछ कहती है तो उसकी भाषा सुन तक जाते हैं ना। बिल्कुल। और रेणु जी, हमारे श्रोताओं हाँ। ने कमेंट लिख के भेजा नहीं, है। लेकिन उससे पहले हम जी। ये कहना चाह रहे हाँ। थे कि जो हम कुंडी की बात की उसमें थोड़ा सा लोग परेशान हैं परेशान कि हो रहे वो हैं। लिफाफे की बात कर रहे हैं, सील बंद वाले की। जी, तो भैया जी। हमें चटनी याद आ रही है, क्योंकि ये कहीं कहीं अभी भी बारिश हो रही है, तो जब पकौड़ी पकौड़े बनती बन है रहे तो होंगे। चटनी भी चाहिए होती है, ताजे मसालों की अलग खुशबू होती है। अब तो समझ ही तो गए। अब समझ गए होंगे। और क्या कह रही जी। थी तुम पोषण के बारे में? पोषण के बारे में कमेंट आया है कि ये लिखते हैं कि ये कार्यक्रम पूरे प्रतिवर्ष 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। पोषण सप्ताह मनाने का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना है, जिसका विकास, उत्पादकता, आर्थिक विकास और अंततः राष्ट्रीय विकास पर प्रभाव पड़ता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए भरपूर अनाज, फल, हरी सब्जी, चिकनाई दूध या दूध के उत्पाद, मीट, मछली, बादाम आदि खाना चाहिए। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का लक्ष्य स्वस्थ राष्ट्र बनाने का है, जिसके लिए दूसरे अभियानों के साथ स्वीकृत प्रशिक्षण, समय से सेमिनार, विभिन्न प्रतियोगिताएं, रोड शो आदि के द्वारा समुदाय के लोगों के बीच पोषण संबंधी की जागरूकता को फैलाने की जरूरत है। इन्होंने बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल सही कहा आपने। और हम भी इस बात से इत्तेफाक हैं कि जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। और जब आज की बात हम कर रहे हैं तो ये में भी हम इसीलिए इन सब चीजों को करते हैं शामिल कि आप भी जागरूक हों और बाकी आपकी भी कुछ भी जिम्मेदारी समझें, और हम लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझें कि किस तरह से घर से शुरू करें अपने, और उसके साथ आसपास भी चर्चा होती रहनी चाहिए। बिल्कुल। और बार बार कहने से, बताने से ये होता है कि लोगों को याद होने लगती वो चीजें। सर हमें भी मालूम है कि हाँ हमें अंकुरित अनाज खाना चाहिए, लेकिन ये सब चीजें जबान को कहाँ अच्छी छोड़ अच्छा देते तो हैं। झटपटा ही लगता है, लेकिन बताने से क्या होता है कि हम सावधान हो जाते हैं, फिर से जागरूक हो जाते बातचीत हैं। होती है तो लगता है मेरी खाती है तो हम भी खा सकते हैं। ये बात सही है ना? गई। तो जी। ये सारी चीजें इसलिए हैं, तो भाई एक बार फिर से हम फिर हरी मूंग खरीद के लाते हैं और शुरू करते हैं, अंकुरण करते हैं थोड़ा उसका। कभी कभी आलस में भी आ जाते हैं ना। तो लेकिन ये भी एक तरह का सत्संग रहना चाहिए, तो ये होता रहना चाहिए। और सत्संग की बात हो रही है तो कुछ ऐसी बहनों की भी हम बातचीत सुनते हैं ना, प्रेरणा मिलती है। और नेत्री में हम कुछ ऐसा ही लेकर आते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की पटेल से बात कर रही हैं शाइना एनसी जी। शाइना एनसी द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम सुनते हैं, धारावाहिक। जी। महात्मा गांधी ने कहा था, महिलाओं को अबला कहना शक्ति को नकारना है। यदि महिलाएं देश की गरिमा बढ़ाने का संकल्प कर तो वो अपनी शक्ति के बल पर देश का स्वरूप बदल सकती है। आज गांधी बात सही होती दिख रही है। जहां एक और महिलाएं अपने अधिकारों को दी है, वहीं अपने अधिकारों का प्रयोग भी कर रही है। ऐसे ही हिम्मतवानों की कहानी कहते हैं हमारा खास कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उन्निया। नमस्कार, स्वागत सबका हमारे विशेष कार्यक्रम नेत्री में, महिला सांसद और उनकी कहानियां। मैं हूं एनसी और आज हमारे साथ मौजूद है अनुप्रिया पटेल जी, जो उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से लोकसभा सांसद है। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की जीवनदायी नदी गंगा के दक्षिण तट पर बसा है कानपुर, प्रदेश का एक औद्योगिक नगर। इसी शहर में 28 अप्रैल 1981 को प्रिया पटेल का जन्म एक राजनीतिक परिवार में हुआ। पिता सोनेलाल पटेल जो खुद थे और अपना दल पार्टी के संस्थापक भी थे, और मां श्रीमती कृष्णा पटेल। अनुप्रिया पटेल की शिक्षा की बात करें तो इन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई कानपुर के मरियमपुर कॉन्वेंट स्कूल से की। उसके बाद बीए की पढ़ाई लेडी श्रीराम कॉलेज दिल्ली से। अनुप्रिया पटेल ने CSJM विश्वविद्यालय कानपुर से MBA किया। पूरी करने के बाद अनुप्रिया ने कुछ महीनों तक अमेठी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, लेकिन फिर अकाल निधन के बाद राजनीति में आने का फैसला किया। अनुप्रिया पटेल की जिंदगी की बात करें तो इनकी शादी 27 सितंबर 2009 को आशीष सिंह खुद राजनीति में सक्रिय भी हैं।
अनुप्रिया पटेल का राजनीतिक सफर 2009 में शुरू हुआ। पिता के निधन के बाद उन्हें अपना दल का महासचिव बनाया। 2012 के विधानसभा चुनाव में रोहनिया सीट पर अनुप्रिया पटेल ने जीत ली और उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य बनी। 2014 लोकसभा चुनाव में पटेल मिर्जापुर से चुनावी मैदान में उतरी और शानदार जीत हासिल की। अनुप्रिया पटेल केंद्र की कई समितियों की सदस्य भी हैं। साल 2019 के 17 लोकसभा चुनाव में फिर से मिर्जापुर से चुनावी मैदान में उतरी और शानदार जीत हासिल संसद पहुंची। अनुप्रिया पटेल का सफर काफी दिलचस्प रहा। आइए उन्हीं से जानते हैं कि उनके जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी अनकही कहानियां। अनुप्रिया जी, पहले पूछना चाहते हैं कि आप एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। क्या आपने कभी भी कल्पना की संसद में बैठेंगे या आपको लगा कि नहीं, मैं बाहर ही ठीक हूँ? हाँ, सच तो कि आप मुझे पॉलिटिकल डिनेस्ट कह सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक परिवार से आती हूँ और जिस दल की अध्यक्ष हूँ उस अपना दल का गठन मेरे स्वर्गीय पिता डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने किया। लेकिन रोचक बात यह है कि उनके जीवन काल में हम 4 बहनें हैं। चारों में से कोई भी कभी भी उनकी राजनीतिक गतिविधियों में शिरकत नहीं करता था। और सच तो ये है कि मेरे माता पिता ने कभी हमें प्रोत्साहित भी नहीं किया राजनीति में आने के लिए। पिताजी के इस राजनीतिक सफ़र का हिस्सा मैं अचानक बनी उनके अकस्मात निधन के बाद। तो मैं कहूँगी कि तब से एक नई शुरुआत हुई और एक राजनेता के रूप में मेरी शुरुआत हुई जिसे राजनीति के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। आज आपको ज्ञान है? समय के साथ हम सब कुछ ना कुछ सीखते हैं, ना काम करते हैं। तो हालांकि जब मैंने राजनीति में प्रवेश किया उस वक्त मैं ग्रीन हॉर्न थी, मुझे नहीं पता था और मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, बहुत बड़ा एक सामाजिक दायित्व था और लोग अपेक्षाएं भी इतनी बड़ी थी कि कहीं ना कहीं वो मुझे विचलित भी करती थी, भयभीत भी करती थी। और मुझे पता नहीं कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है मैं उसके साथ न्याय कैसे करूँगी, लेकिन इज द बेस्ट टीचर। धीरे धीरे हम सब जब कहते हैं ना कि आप किसी को पानी में फेंक तो वो अपना जीवन बचाने के लिए तैरना सीख जाता है, तो उसी तरीके से शायद मैंने भी थोड़ा थोड़ा सीख लिया है लोगों के लिए संघर्ष करना, उनके लिए आवाज़ उठाना और मेरी पार्टी की सामाजिक विचारधारा को मजबूती के साथ आगे लेकर जाना। तो ये एक मौका था और आपका भाग्य? हाँ, मैं दोनों मानती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि डेस्टिनी ऑफन मीट्स यू ऑन द पाथ यू ऑफन टेक टू अवॉइड इट। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, दूरदर्शी सपने में भी नहीं सोचा था कि राजनीति में प्रवेश होगा। तो ये ईश्वर की निश्चित रूप से थी और अवसर भी, क्योंकि इस राजनीति में आकर मैंने बहुत कुछ सीखा है जो मैं पहले नहीं जानती थी। और मुझे लगता है कि इस राजनीति में आने के बाद मेरी अपनी पार्टी और राज्य की विधानसभा का और अब देश की संसद का, इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर का जो प्लेटफॉर्म मिला है, उस पे मैं बहुत कुछ समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए कर सकती। लेकिन देखें तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं को किस दृष्टि से देखते हैं और किस से उनको एक नजरिया जो होता है वो एक स्टीरियोटिपिकल पुरुष प्रधान मानसिक है। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उत्तर प्रदेश हालांकि राजनीतिक दृष्टि से देश का बहुत जागरूक राज्य है और केंद्र की राजनीति की दिशा तय करने वाला राज्य है। हमारे देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिए हैं, ये उत्तर प्रदेश का इतिहास है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे देश की एक मैं कमी ज़रूर समझती हूँ कि जो महिलाएं राजनीति में प्रवेश हैं, तो जो आपने बातें कही वो गलत नहीं है कि सेक्सिस्ट रिमार्क्स का भी सामना करना पड़ता है और बहुत सारी महिलाओं को रिडिक्यूल है या उनको डोमिनेट करना। जैसे हम पंचायत व्यवस्था जब शुरू हुई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आए, तो कैसे महिलाओं को जो हमारी विलेज लेवल हैं उनमें उसको प्रतिनिधित्व दिया जाए, इसका प्रयास किया गया। फिर हमने देखा कि एक फिनोमिना आया प्रधान का, सरपंच पति का। तो यदि वहाँ भी पुरुषों ने महिला सरपंच बन गई है, महिला बन गई है, लेकिन फिर भी वो कुर्सी पर नहीं बैठेगी या मीटिंग्स में नहीं जाएगी, काम होंगे वही करेंगे, तो उनको प्रॉक्सी की तरह उपयोग करते आए हैं। तो ये सच है कि पेट्रियार्की के सिक्योर पेट्रियार्की मैं कहूँगी, एक ये जो पितृसत्तात्मक सोच है उसके मैनिफेस्टेशंस हमें देखने को मिल। और
आज मेरे जैसी और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो संसद में पहुंची हैं और किसी भी कोने में, क्योंकि मैं इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी राजनीतिक दल के पूर्ण क्लीन चिट नहीं दूंगी। सारी पार्टी में ऐसे नेता हैं जो महिलाओं के प्रति टिप्पणियां करते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि महिलाएं आए। हमारे पास ये एक प्लेटफॉर्म है जहां से कभी भी अगर देश में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना होती है तो महिलाएं अक्रॉस पार्टी लाइन खड़ी होकर आवाज उठाती हैं। लेकिन अनुप्रिया जी, क्या आपको लगता है कि महिला महिलाथन करती है? और आज आप एक अध्यक्ष हैं, अपना दल, आपका एक पार्टी है, क्या ज्यादा महिलाओं को एक मौका दिया है ऑर्गेनाइजेशनल स्तर पे इलेक्शन लड़ने में या आगे बढ़ना उनके एक क्षेत्र में? मेरी पार्टी का जहां तक प्रश्न है, मैं इस विषय बहुत गंभीर हूं और मेरी पार्टी में कभी आप आएंगी तो आप देखेंगे कि महिलाओं को मैं विशेष तौर से बहुत हेल्प करती हूं। और यहां तक कि हमारे जो सीनियर नेता हैं वो भी कभी कभी नहीं हैं तो मैं उन्हें इम्पोर्टेंट पोजीशंस देती हूं, उनको जिम्मेदारियां भी देती हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि एक तो महिलाओं के पार्टी के अंदर का जो वातावरण होता है वो बहुत सकारात्मक होता है और महिलाओं की सिंसियरिटी और कम होता है अपने काम के प्रति, वो उस पर आप कोई संदेह नहीं कर सकते। पूरी दुनिया उसका लोहा है कि महिलाएं अपने कार्य को बहुत ईमानदारी से करती हैं, कॉन्शियस हैं, सक्षम है, बहुत और दिल करती हैं, परिश्रम से काम करती हैं और बहुत ईमानदार होती है महिलाएं, ये मेरा मानना है। लेकिन तब भी हम देखते हैं कि हैं आज 17th लोकसभा में आपके पास 78 सांसद हैं, जो बहुत बड़ी बात है। लेकिन तो भी आप देखें तो अन्य देश जो बांग्लादेश हो या नेपाल हो या फिर अफगानिस्तान या पाकिस्तान हमारे आगे हैं, तो बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और क्या आप 33% आरक्षण के लिए सहने वाली है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हमारे देश में महिला राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं, महिला मुख्यमंत्री भी राज्यों की बन चुकी हैं और आप देखिए हमारे देश में इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन महिला राजनेत्रियां हेड करती हैं। चाहे मैं पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी का नाम लूँ, जयललिता जी का नाम लूँ, ऐसी हमारी बहुत सारी, या ममता बनर्जी जी का नाम लूं, सारी महिलाएं हैं जो राजनीतिक दलों का नेतृत्व कर रही हैं, जो आसान नहीं है। महिला आरक्षण विधेयक जो है वो ज़रूरी है, उसको लाना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम भारत देखें तो हमारे लेजिस्लेचर्स में, विशेष तौर से जैसे आपने कहा पार्लियामेंट में, मुझे तो लगता है कि सारे तुलना करें तो नीचे से शायद 20वें स्थान पर भारत आता है महिलाओं की भागीदारी को लेकर। और इसमें मैं ज़रूर कि महिलाओं के लिए जब हम पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व बढ़ाएं तो उसमें हम ये भी प्रयास करें कि जो दबे कुछ से आने वाली महिलाएं हैं उनके लिए भी हमें एक विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। ये मेरी अपनी सोच है। महिला आधी आबादी है तो कम से कम हमारे देश की संसद में तो नजर आनी चाहिए, और संसद ही क्यों, हमारी जुडिशरी में, हर जगह महिलाओं की ब्यूरोक्रेसी में उनकी भागीदारी होनी चाहिए, तब आगे बढ़ेगा। आपके मिर्जापुर के लिए क्या करना चाहते हैं? मैं अपने मिर्जापुर के लिए 2014 सांसद बनी हूँ। तब से जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा मिर्जापुर बहुत पिछड़ा हुआ आदिवासी बाहुल्य, लेकिन इस मिर्जापुर ज़िले में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि अगर मैं टूरिज्म की दृष्टि करूँ तो यहाँ पर गंगा की धारा भी बहती है, तो चुनार का किला भी है, तो विंध्यवासिनी का दरबार भी है, सिद्धनाथ की धरी के जलप्रपात भी हैं, तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत खूबसूरत। शैक्षणिक दृष्टि से मैंने यहाँ पर, जब मैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री रही तो भारत सरकार और उत्तर सरकार के संयुक्त प्रयास से यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाई, यहाँ पर बच्चों के लिए सेंट्रल ही था, सेंट्रल स्कूल की स्थापना कराई। नेशनल हाईवे नंबर 7 हमारे मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है, उसकी 4 काम बहुत तेजी से चल रहा है। तो मिर्ज़ापुर में 2 बड़े पुल बने इसी सरकार के कार्य, तो चाहे सड़क हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे सेतु का विकास हो, या शिक्षा की दृष्टि से या मेडिकल एजुकेशन की दृष्टि से बहुत सारा काम चल रहा है। सैनिक स्कूल की स्थापना होने जैसे बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। अनुप्रिया जी, आप एक एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हैं। एक तरफ कितना संघर्ष करना पड़ा आपको और आपने कैसे सीखा? ये तो आप कहा कि एक्सीडेंटल हूँ, डिफॉल्ट पॉलिटिशियन हूँ, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि कभी नहीं था, इट वाज नेवर इन माय स्कीम ऑफ थिंग्स। और एज एन एडोलेसेंट या एज एडल्ट कभी मुझे पॉलिटिकल इश्यूज में कोई रुचि थी भी नहीं, और कोई पॉलिटिकल कॉग्निशन बिहेवियर्स नहीं थे मेरे। मैं तो मैंने ग्रेजुएशन, क्या बनना चाहते थे? मैं एक मैनेजमेंट की, तो मैं जॉब ही करती,
या अपने फैमिली बिजनेस को ही संभालती, लेकिन राजनीति के बारे में कभी नहीं सोचा था। तो जब मैं नई अचानक मेरे ऊपर यारी आ गई तो मैं थोड़ा सा घबरा भी रही थी कि मुझे एक ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पर बैठा दिया गया है। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में भी नहीं जुड़ रही हूँ, टॉप गई हूँ और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है और पता है नहीं कि करना क्या है। तो ये दिक्कत थी और धीरे धीरे करके सीखना शुरू किया। लेकिन सबसे पहला तो मैं कहूँगी कि मेरे लिए जो समस्या आई अपनी पर्सनैलिटी की थी, क्योंकि मैं स्वभाव से बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में जाना या मिलना जुलना या बहुत बातचीत करना ये मेरे स्वभाव में नहीं। तो सबसे पहला चैलेंज तो मेरे लिए यही आया कि मुझे मेरे स्वभाव के विपरीत काम करना है। मैं बहुत क्वाइट, शांत रहती हूँ, बहुत रिजर्व रहती हूँ और सडनली राजनीति में नहीं चलता, राजनीति में नहीं चलता। कहते हैं ना, एक्सट्रोवर्ट प्ले बेटर इन दिस फील्ड। तो अब सबसे पहला चैलेंज था कि ज़्यादा ओपन अप करना है, लोगों से मिलना है, ज़्यादा लोगों से बात करनी है। तो मेरे लिए वो थोड़ा कठिन, थोड़ा नहीं काफ़ी कठिन काम। बहुत कुछ सीख गई हूँ, लेकिन किसने आपको उतना मदद नहीं किया? मदद तो मैंने अपनी की, लेकिन हाँ, हस्बैंड भी बहुत मदद करते हैं। लेकिन अपने स्वभाव से तो इंसान को स्वयं लड़ना होता है, अपने स्वभाव को बदलना बहुत मुश्किल होता है। एक था स्वभाव, दूसरा ये पहला चैलेंज था। दूसरा चैलेंज मेरे लिए ये था, मैं पहली बार विधायक बनी। फिर उसके बाद मैं 2012 में विधायक बनी, पहला इलेक्शन था। 14 में मैं पार्लियामेंट में इलेक्ट होकर आ गई। तो मेरी उम्र भी बहुत कम थी और कोई भी नहीं था और मेरी पार्टी पहली बार पार्लियामेंट पहुंची थी। तो जैसे मेरे उम्र के जो दूसरे यंग लीडर्स होते हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में, उनको गाइड करने के लिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के बारे में उनके अपने पार्टी में बहुत सारे सीनियर्स होते हैं जो गाइड करते हैं। मेरे लिए क्या था कि I have nobody to guide me। तो क्यों कहते हैं कि महिला जो है उनको लड़ना और जीतना बहुत कठिन होता है? हाँ, ये एक सोच है, क्योंकि इसको अगर हम जितना सींचेंगे उतना हम महिलाओं को रोकने में कामयाब होंगे। लेकिन सच ये है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि अब महिलाएं जिस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के रोल्स में सामने आ और उनकी कमिटमेंट को जनता देख रही है, तो उनका भरोसा बढ़ रहा है। और मुझे लगता है इंडिया शुड सी मोर ब्रिलियंस ऑफ विमेन इन पॉलिटिक्स। अब उसका समय आ चुका है, हम बढ़ाना चाहिए महिलाओं को। जितना महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में आएंगी, राजनीति में शुचिता भी और राजनीति में परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। जब अनुप्रिया पटेल अपने शही हैं, उनके हॉबीज क्या है? हॉबीज तो गाना बहुत पसंद है, खाना बनाना भी बहुत पसंद है। तो एक गाना हो जाए? हाँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या गाऊं। जो आपके मन में आए। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी, हो अब तो है तुम हर खुशी अपनी। जब हो गया तुम पे ये दीवाना, फिर चाहे जो भी करे हमको ज़माना, कोई बनाए ते चाहे अब जितनी हो, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। बहुत बढ़िया। तो एक चीज स्पष्ट है कि अनुप्रिया पटेल नेता अपना दल एक तरफ, अनुप्रिया पटेल गायिका एक तरफ। हाँ, बचपन का शौक है, राजनीति धोखे से करने लगी हूँ। अनुप्रिया जी, आप देश के युवाओं को क्या कहना है? क्योंकि जब भी राजनीति की बात होती है तो एक नकारात्मक सोच है कि नेता या भ्रष्ट, राजनीति यानी कि गंदगी। तो ये जो सोच विचार है स्टीरियोटाइप राजनीति को लेके, ये करियर पाथ या जन सेवा, देश सेवा के प्रति कैसे कहते हैं हम? देखिए, भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ सबसे बड़ी संख्या में युवा है और
हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को कई अवसरों पर ये कहते सुना है कि आने वाले दुनिया की जो आपूर्ति है युवाओं के संबंध में, वो भारत से ही होने जा रही है। और मेरा ये मानना है कि भारत का युवा बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है। जहाँ तक राजनीति की नकारात्मक छवि बनाने की बात है, तो मैं अपने उन युवाओं से बेटियों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि दुनिया में अच्छाई और बुराई जीवन के स्फीयर में है, हर क्षेत्र में है। सिर्फ चर्चा राजनीति की ज़्यादा होती है। मैं आपको ये चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी एक युवा के रूप में राजनीति में आई हूँ और मैं भी आपकी तरह पढ़ती लिखती थी, में रुचि नहीं रखती थी, लेकिन मैंने अपने कुछ वर्षों के छोटे से अनुभव से ये ज़रूर है कि अगर वाकई में आप देश को लेकर कुछ इश्यूज के बारे में महसूस करते हैं, आपको कि देश में कुछ बदलाव आपको करना है, तो आपके लिए सही प्लेटफॉर्म देश की राजनीति है। और राजनीति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक, मेहनती, परिश्रमी और बदलाव की सोच रखने वाले युवाओं की आवश्यकता है। आपको आना भी चाहिए और आप इसे देश की सेवा का, जनता की सेवा, और जीवन में कहते हैं ना कि हमने जब पैसा भी कमा लिया, हमारी सारी इच्छाएं भी पूरी हो गई, तो हमारे जीवन का मिशन क्या है, हम किस एक बड़े गोल की ओर अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, तो वो है कि हम अपने से ऊपर उठकर दूसरों के लिए कुछ करें। तो जिंदगी को सही मायनों में मीनिंगफुल, सार्थक बनाना है, तो आप राजनीति के क्षेत्र में आइए, समाज की सेवा करिए, दुनिया में घूमिए और देखिए कि लोगों की कितनी तकलीफें हैं और उनको दूर करने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। समाज में जिस ढंग से महिलाओं को देखते हैं, उसमें किस दृष्टि हम बदलाव ला सकते हैं? क्योंकि आज आप संसद में हैं, आप एक वक्ता हैं, लोग आपको सुनते हैं, इसमें क्या सोच विचार में बदलाव लाने की आवश्यकता है? अंग्रेजी में एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। हर अच्छे बदलाव की शुरुआत हमें अपने घरों से करनी है। संसद में बैठने वाले लोग भी किसी न किसी पर आते हैं, और ये सच है कि संसद में जब हम जनप्रतिनिधि के रूप में आते हैं, तो हमारे एक को जो देश की जनता देखती है वो बहुत तोलती है और उससे एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। तो हम संसद में निश्चित रूप से महिलाओं के हक में बोलते हैं। हम ये भी कहते हैं महिलाओं को ज़्यादा मौके मिलने चाहिए, क्योंकि अभी भी मेरा मानना है कि केवल संख्या कम नहीं है, बल्कि थोड़ा कम है, अवसर भी ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा समय मिलना चाहिए, महिलाओं को ज़्यादा प्रोत्साहन भी मिलना। घर से महिलाओं के प्रति सोच बदलने की शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री ने कहा लाल किले पे कि जब आप आपकी बेटी को पूछती है कि वो कहाँ जा रहे हैं, शायद आप पूछिए आपके बेटे को कि वो कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल, बेटों को दृष्टिकोण, राजनीतिक इच्छा शक्ति भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब 15 अगस्त के दिन लाल प्राचीर से ऐसी बात कहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम पूरे देश की आत्मा को झकझोरते हैं और उनसे समय आ गया है, हम बेटियों की सुरक्षा, उनके सम्मान के बारे में सोचें और अपने परिवार, अपनी सोच में परिवर्तन करें। और मुझे लगता है कि राजनेता ही सबसे बड़ा संदेश देते हैं। और ऐसे में जब कहीं कहीं ऐसे मसले आते हैं कि राजनेता ही निकलकर कुछ एंटी विमेन सेक्सिस्ट रिमार्क दे देते हैं, तो बहुत दुख होता है। मैं भी महिला राजनेत्री हूँ, मुझे भी दुख हो। अब आप ही बोलेंगे तो समाज तो फिर आपके पद चिन्हों पे चलेगा। तो ये एकता का जो परिवर्तन है, इसमें हमको बहुत गंभीरता पूर्वक काम करने की जरूरत है। अब 3 ऐसे योजना जो आपने अपने क्षेत्र में इम्प्लीमेंट किया है और जिसका फायदा उत्तर प्रदेश हुआ है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी की और भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आयुष्मान भारत योजना आई, जिसके तहत 50 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया गया। मेरे अपने उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा परिवार हैं, यानी परिवार में अगर हम 5 से 6 व्यक्ति मान लें तो लगभग 5 से 6 करोड़ लोगों तक ये योजना पहुंची है। मेरे मिर्जापुर में लगभग 2 लाख के करीब ऐसे परिवार हैं जिनके आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड और उनको 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलना शुरू हुआ। और पूरे उत्तर प्रदेश इस योजना का, इतनी बड़ी आबादी है हमारी, उसको देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इस योजना से लाभान्वित हुई है। उसी प्रकार पीएम किसान योजना से हमारे राज्य में की एक बड़ी संख्या है जिसको लाभ मिला है।
उज्ज्वला योजना भी मेरे क्षेत्र में इम्प्लीमेंट हुई, संसदीय क्षेत्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश के हर जिले में इम्प्लीमेंट हुई। और अभी अगर मैं बात करूं तो जल मिशन, जिसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं की, और बुंदेलखंड से मिर्जापुर, सोनभद्र, ये ऐसे पानी के संकट से जूझने वाले इलाके हैं जहां पर जल जीवन मिशन शुरुआत कर दी गई है। और पूरे उत्तर प्रदेश को टारगेट किया गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा हर जहां पर पीने के पानी का संकट है उसे हम नल के जरिए जल पहुंचाने का काम करेंगे। जीवन मिशन की योजना के तहत बहुत लाभ मेरे क्षेत्र को पहुंचा है। प्रधानमंत्री जी के जो एक सोच रही है कि देश में डॉक्टर्स की संख्या हम कैसे बढ़ाएं, उसके लिए देश से मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए। उत्तर प्रदेश के अंदर पहले मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बहुत कम थी, आज की बहुत तेजी से मेडिकल कॉलेजेस बने, 30 मेडिकल कॉलेजेस बनकर तैयार हो गए हैं। एक मेडिकल कॉलेज मिर्जापुर है। तो हम ये सोच रहे हैं कि कितनी तेजी से हमारा जो डॉक्टर पेशेंट रेशो है वो बढ़ेगा, डॉक्टर्स की उपलब्धता होगी, तो हम स्वास्थ्य की दृष्टि से जो एक ह्यूमन रिसोर्स के संकट से जूझ रहे थे उस प्रॉब्लम को समाधान कर। अंत में अनुप्रिया जी, एक संक्षेप में जो आपका एक मैसेज है लोगों के लिए जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। उन सारे दर्शकों से कहना चाहती हूँ जो कहीं ना कहीं राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, इन पॉलिटिक्स इफ यू वांट एनी सेड आस्क अ मैन, बट इफ यू वांट एनीथिंग डन आस्क अ वुमन। या राजनीति के क्षेत्र में यदि आप चाहते हैं कि कोई काम सिर्फ कह दिया जाए तो पुरुष से कहिए, लेकिन कोई काम हो जाए उसके लिए महिला को कहिए। एक महिला के अंदर परिश्रम करने, दिल से काम करने की बहुत क्षमता होती है। और देश ने राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर्स के पदों पर महिला को देखा है, प्रधानमंत्री के पद पर महिला को देखा है। तो ये क्षमता में विश्वास रखिए और महिलाओं को आगे आने दीजिए। राजनीतिक जीवन में शुचिता भी आएगी और परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। और महिलाओं को मैं इतना बोलूंगी, वी मे बी डिफीटेड मेनी टाइम्स बट वी मे नॉट गेट डिड एट ऑल। बहुत बार हमें हराने के प्रयास होंगे लेकिन हमें हारना नहीं है। एक महिला अगर ठान ले तो सच में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकती है। और आपके अंदर सारी क्षमता, कुदरत ने औरत को और मर्द को बनाते समय क्षमताओं का फर्क नहीं है। बुद्धि उनके पास भी है, आपके पास भी है। ज्ञान अर्जन वो भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। हुनर वो भी सीख सकते हैं, आप भी सीख सकते हैं। इसलिए हम अपने ऊपर सबसे पहले विश्वास करें, दुनिया करेगी। लेट मी हैव फेथ इन माई सेल्फ, ये सबसे जरूरी है। बहुत बहुत बढ़िया आपने कहा। वो मार्गरेट थैचर भी इस्तेमाल करती थी इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, जहां उन्होंने कहा जब आप कुछ काम कराना चाहते हैं तो एक महिला को पूछिए। महिला सांसद अनुप्रिया, उनकी कहानी जो आज महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। आज शो में बस इतना ही। मिलेंगे किसी और महिला सांसद से और जानेंगे उनकी संघर्षों की कहानी। अनुमति दे, नमस्कार।
दो दिन के बलमा जवानी यही कट जाए ना, दो दिन के बलमा जवानी यही कट जाए ना, कि दिल की बुरी है हाय तो पे पड़ जाए ना, कि दिल की बुरी है हाय तो पे पड़ जाए ना, हाय से बच बच जा, बच बच जा, बच जा, बरस रहे हाय रज रहे बादरवा, मुझे रूठे बलम घर तो मोहे रूठे बलम घर आ तो बादल जब गरजेंगे तो वहाँ पड़ेगा। बिल्कुल आना पड़ेगा। लेकिन जी। गरज बरस की जब बात होती है तो कुछ हमारी वीरांगनाएं जो हैं उनकी याद आ जाती है, तो बिल्कुल। उनकी बातें करने का मन करता है ना। बिल्कुल, उनकी बात तो निराली होती है। जी हाँ। वीरांगना सुजा कंवर का जन्म 1837 के आसपास मारवाड़ राज्य के लाडनू ने नागौर जिले में एक उच्च आदर्शों वाले परिवार में हुआ था। हाँ मंजरी, लेकिन ये तो हम पहले बता दें कि भाई सुजा कंवर पुरोहित बाईसा के बारे में हम बात कर रहे हैं जी ना। जी बिल्कुल। और आपके पिता सिंह राजपुरोहित उस समय के ठाकुर बहादुर सिंह राजपूत से प्रगाढ़ उनके संबंध थे, तो सुजा जी के बच्चों के संग खेला करती थी। मतलब जो उनके पिताजी थे उनका ठाकुर बहादुर जो वहाँ के थे उनके बच्चों के, उनकी दोस्ताना था तो वो उनके बच्चों के साथ खेला करती थी। और जाहिर सी बात है कि उनके शौक फिर तलवारबाजी और बंदूक चलाने के हो गए। बस सुजा स्वाभिमानी, बहादुर, सम्मानी और शक्ति स्वरूपा बालिका थी। कुछ कुछ संगत का असर भी हो गया। फिर उनका विवाह 58 के आसपास किशनगढ़ रियासत में बिली गांव के बैजनाथ सिंह राजपुरोहित से हुआ। विवाह बाद का किस्सा है जिससे भाई मतलब एक बड़ा टर्निंग पॉइंट जिसको कहते हैं ना, कि एक ऐसा मोड़ आया, ऐसा हो गया कि उनकी वीरता का भी पता चला, उनके दृढ़ प्रतिज्ञ होने का भी पता चला। बिल्कुल। और जब विवाह के वे विदा करके उन ससुराल की तरफ जा रही थी, तभी रास्ते में उन्हें डाकुओं ने रोक लिया और कहा कि आभूषण जो है वो अपने तुम लुटेरों को दे दो। लेकिन उन्होंने बड़ी फुर्ती से पति की तथी कमर में बंधी थी उसको खींच करके डाकू सरदार को मार गिराया, और जो उनके अन्य साथी उन पर भी वो टूट पड़ी। और वैसे भी सरदार की जब मृत्यु हो जाती है तो बाकी सब कमजोर पड़ जाते हैं। बिल्कुल। उन्होंने और सब पे हमला बोल दिया तो वो सारे जो थे वो भाग खड़े हुए। लेकिन एक बड़ा जो कहते हैं ना, जो बहुत महत्वपूर्ण बात वो ये थी कि ये तो उन्होंने सब कर दिया, अपनी वीरता दिया, लेकिन जो हमने कहा ना कि अपने आत्मविश्वास और दृढ़ प्रतिज्ञ होने का भी परिचय दिया, वो ये था कि उन्होंने अपने पति के साथ जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें उनकी वो जो कायरता थी, जो उन्होंने कहा था कि अपने सारे गहने डाकू दो, वो बिल्कुल उन्हें नागवार गुजरी थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें वीरता से लड़ना चाहिए था। बिल्कुल। फिर जाहिर है कि उन्होंने उनको उनके साथ जाने से इनकार कर दिया अपने पति के साथ, और जीवन भर पुरुष में जन सेवा में लगे रहने का संकल्प भी ले लिया। तो दो बड़े काम एक साथ उन्होंने कर दिए। कितनी बड़ी। और सन 1857 में जब अंग्रेज सेना, जिसे काली गोरी सेना कहा जाता था, टुकड़ी ने लाडनू क्षेत्र में अचानक आक्रमण कर दिया और मारकाट शुरू कर दी। तो सूचना जब लाडनू ठिकाने के ठाकुर बहादुर सिंह को लगी तो वे भौचक्के रह गए। और ये बात ऐसी है कि सब परेशान हो जाते हैं जब आक्रमण होता है। कैसे होगा, सामर्थ्य नहीं है, सेना नहीं थी। बिल्कुल। उनके पास विरोध करने का तो सामर्थ्य था ही नहीं, तो सेना भी नहीं थी, जैसा आपने अभी कहा ही है कि। और ठाकुर सिंह अपने कुछ विश्वास पात्र सिपाहियों के साथ इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। यानी घबराई अचानक मर्दाना वेश में घोड़े पर सवार वीरांगना सुजा कंवर ने अपने हाथ में लंब छड़ बंदूक लहराते हुए सिंह गर्जना करते हुए बोली, ठाकुर साहब आप हिम्मत, जब तक ये बेटी सुजा राजपुरोहित जिंदा है तब तक काली गोरी सेना तो क्या उसके इस ठिकाने को छू नहीं सकती। बस और शीघ्र वीरांगना सुजा के नेतृत्व में सेना तैयार हो गई। और जो राहु दरवाजा कहा जाता था वहां पर मुख्य मोर्चा बनाया गया, और काली गोरी सेना जो पर आक्रमण करना चाहती थी, उसने चाहा तो उसी वक्त सुजा ने रणचंडी का रूप धारण कर मन पर वार कर दिया। और दुश्मन को इस बात का एहसास तक नहीं था कि यहाँ कोई उनका मुकाबला कर सकता है।
तो इस तरह से वीरांगना जो थी लड़ी और उन्होंने मोर्चा, और फिर तो अंग्रेजी सेना में हाहाकार मच गया, क्योंकि उन्होंने वीर और वीरांगनाओं की जब वीरता को देखा तो उसका करने के लिए वो घबरा गए, क्योंकि वो तो बिल्कुल ऐसे निश्चिंत थे कि यहाँ तो कोई सामना करेगा ही नहीं। बिल्कुल। और दुश्मन सैन्य जाकर भागने लगे। मातृभूमि और आम जनता के प्राणों की रक्षार्थ इस संग्राम से ये सिद्ध हो गया, भारतवासी अंग्रेजी सत्ता को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। और इस युद्ध में बहुत से लाडनू के वीर गति को प्राप्त हुए। वहीं सुजा कंवर बाई भी घायल हो गईं, लेकिन वे परचम लहराती हुई से 20 वर्षीय सुजा राजपुरोहित अपने साथियों के साथ जय घोष करते हुए जब युद्ध जीत कर, तो लाडनू ठाकुर ने उन्हें राजस्थानी पाग पहनाकर सम्मानित किया, नहीं पगड़ी पहनाकर सम्मान दिया। ये बहुत बड़े सम्मान की बात होती है, पाग पहनाना। और इसके साथ साथ उन्होंने और भी बहुत सारे उनको सम्मान की तलवार भेंट की। सुजा राजपुरोहित की जगह वीर सुरजन सिंह राजपुरोहित का खिताब दिया, और ठाकुर बहादुर सिंह ने वीरांगना का मान बढ़ाया बहुत अलग ढंग से, और कई घोषणाएं की, जैसे कि सुजा सदैव मर्दाना वेश में अपनी तलवार कमर में बांध कर रखेंगी। क्या बात है जी। सुजा के आने पर राज परिवार सहित आम लोग भी खड़े होकर उनका सम्मान देंगे, और आपसी विशेषकर महिलाओं के झगड़ों का निपटारा करने हेतु सुजा का फैसला मान्य होगा। ये बहुत बड़ी बात है। सही बात है। और क्षेत्र में आयोजित होने वाले जो भी उत्सव होंगे, सुजा को विशेष रूप से न्योता, यानी कि बहुत सम्मान दिया गया उनको। और 1902 के आसपास फिर इस महान वीरांगना सुजा कंवर बाई शाह ने इस संसार से विदा ली। लेकिन लाडनू को आज भी अपनी वीर पुत्री और राजपुरोहित पर गर्व है। बिल्कुल। और वहाँ के जो लोकगीत हैं उनमें भी उनकी वीरता के में उनके गुणगान सुनने को मिलते हैं। तो ऐसी जो हमारी वीरांगना होती हैं उनको हम हृदय से शत शत नमन करते हैं। आज के दिन उन्होंने याद कर रहे हैं जी। तिनका था सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकलते हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव, गगन कहे विजय भव। भटकी है रोशनी है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजय भव।
वाकई देखो ऐसा है ना कि बहुत सारी बातें करने का मन करता है और बस समय ऐसे उड़ जाता है। लेकिन जो हमने बात कही थी ना सिलबट्टे की, आज भी लोग लिख रहे हैं कि घर में सिलबट्टे का प्रयोग करती हूँ, जब सरसों के मसाले वाली सब्जी बनाते हैं तो उसे सिलते हैं, और जब सात्विक खाना यानी बिना प्याज लहसुन का बनाना होता है तब उसका जो यूज होता है चटनी उस पर। सबसे बड़ी बात, हमारे घरों में कुछ शादी के विधि विधान में उसकी जरूरत होती है, तो हमारे घर में रहना बहुत जरूरी है। तो बड़ी बिल्कुल अच्छा बिल्कुल रहना जरूरी है। और रेणु जी, इसको सिल को सिला, सिलोटू, सिलवाटू, सिलौटी, सिला लोढ़ी और सिलबट्टा भी कहा जाता है। और ये बहुत पुरानी मशीन है जो घर में होती है और जिसपे मसाला पीसने से मेहनत होती है और शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। जो हम लोग मिक्सर वगैरह यूज करने लग गए हैं उसकी जगह ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और इस पर पीसा हुआ जो धीरे धीरे पिसता है उससे उस शरीर में बहुत सारे पौष्टिक तत्व चले जाते हैं। चाहे आप खड़ा मसाला पीसिए, चीला मसाला पीसिए या चटनी बनाइए, चटनी का स्वाद जो सिल में होता है वो मिक्सी में नहीं होता, क्योंकि मिक्सी जो वो के काटती है। जी हाँ, और जब हम सिल में मसाला पीसते तो पत्थर में भी कुछ खनिज लवण वगैरह आते हैं जो उसमें आ जाते हैं। तो इस तरह जो सिलबट्टा होता है उसका घर में उपयोग, कई धार्मिक उत्सव में भी, पूजा में, शादी वगैरह में भी सिल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हाँ, और लेकिन जो हमने कुंडी की बात की वो थोड़ा सा बता दो बस, बाकी हम लोग इसको विस्तार से जरूर बताएंगे कभी। कुंडी पत्थर के एक छोटा सा गोला होता है, उसके साथ एक डंडा होता है जो खासकर नीम का होता है, तो उसमें भी घिस घिस कर पीसी जाती है और आयुर्वेदिक दवाओं में खासकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और पीसने कभी के कभी लिए जो मसाला होता है वो कभी लकड़ी का ना होके पत्थर का भी होता है, दोनों तरीके का होता है। तो इस तरीके से उसको कहीं कहीं उसको बोलते हैं। बिल्कुल। तो चलिए हम इस पर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, कह रहा है इसको यहीं पर सिल पर बट्टे को रख दीजिए और फिर हम कभी मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। और अब मंजरी वर्मा और रेणु चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली। आप सुन रहे हैं भारती।